नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करके किस तरीके से आप सही इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम जानेंगे। पर्सनल फाइनेंस क्या है और किस तरीके से आपके पास अगर सही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, सही प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, तो आपको वहां पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से आपको लॉस नहीं होगा। और सही इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है इस बारे में। तो आपको इस वीडियो में इस पर्सनल फाइनेंस के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर अभी आप तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सही इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो भी इंश्योरेंस फंड खरीदा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। होता क्या है कि आपको कोई म्यूचुअल फंड खरीदवा देता है या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आपको इंश्योरेंस बेच देता है विदाउट आपको मतलब सही गाइड किए हुए, और बहुत मिससेलिंग होती है। तो सही इन्फॉर्मेशन आप लें। आज की डेट में इंटरनेट पे सारी जानकारी अवेलेबल है, तो आप जो भी फंड आपको रिकमेंड किया जाता है उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा है अगर इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्फॉर्मेशन जानकारी जुटाएंगे तो आपको मिस सेलिंग का शिकार नहीं होंगे। नेक्स्ट है फंड और जो एसेट है उसकी फीस क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत से लोग होते हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। टैक्स सेवर्स प्लान्स जितने भी होते हैं, टैक्स सेवर्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। अभी बहुत से लोग उसमें इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, पर जिस टाइम पे वो उनको रिडीम करने जाते हैं उनकी यूनिट्स को, तो पूरी यूनिट्स रिडीम होती नहीं है। उस टाइम पर वो बोलते हैं कि हमको गलत तरीके से बेचा गया, या फिर ये इंस्ट्रूमेंट गलत है, या फिर ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। आपको अगर इन्फॉर्मेशन है और उसके टाइम का कितना है और उसके बाद उसकी एग्जिट फीस कितनी है, एंट्री फीस कितनी है, एग्जिट लोड कितना है, ये सब अगर आपको पता होना चाहिए और पता करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब म्यूचुअल फंड जो फंड एसेट के कमीशन, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होता क्या है कि ऑनलाइन जब आप कोई पॉलिसी परचेज करते हैं तो वो पॉलिसी आपको किसी नीचे से अगर कोई ब्रोकर बेचता है या फिर कोई एलआईसी एजेंट बेचता है या फिर कोई इस तरीके से एजेंट बेचता है, उससे सस्ती पड़ती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ऑनलाइन पॉलिसी बाई करना में आपको फायदा होगा। हालांकि आपको जब भी कोई ऑफलाइन पॉलिसी सेल करने आएगा तो वो आपको बोलेगा मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और लास्ट तक आपका क्लेम सेटलमेंट सब मैं आपको कराऊंगा, जबकि ऑनलाइन करने में आपको कंपनी का कोई भी आदमी नहीं मिलता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोसेस सबकी सेम होती है। जिस टाइम पे आप फंसते हैं या फिर आपका क्लेम राइज होता है उस टाइम पे कंपनी वही आपको सारी सुविधाएं देती है जो सुविधाएं आपको ऑफलाइन में मिलती हैं। और यूलिप के कमीशन क्या है। यूलिप्स एक्चुअली होती क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं। इसमें आपका पैसा मार्केट में लगाया जाता है। तो यूलिप के बारे में आपको बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए। यूलिप अगर आप ब्रोकर के थ्रू लेते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा कमीशन होता है, बहुत हाई कमीशन आपका होता है। लगभग अगर आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो मार्केट में आपका सिर्फ 7,500 रुपए लगता है, जिसकी वजह से आपकी जो यूनिट्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं और आपकी वैल्यूएशन 7,500 पे ही काउंट होगी। जब आप देखेंगे पहले, दूसरे, तीसरे साल में तो आपको लगेगा कि यूलिप में आपने इन्वेस्टमेंट करके घाटा आपको हुआ है, पर ऐसा नहीं होता। यूलिप अच्छी चीज है और इसकी सही इन्फॉर्मेशन, फीस वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है तो स्टॉक मार्केट में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है। ये एक्चुअली सेबी का रूल है कि जिस भी आप ब्रोकर के साथ में काम कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर में आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए कि आपने आज कुछ शेयर खरीदे या बेचे हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स वो आपको 24 घंटे के अंदर में, एक्चुअली जो भी कंपनी होती है, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में करते हैं तो शाम को आपको मेल कर देती है। तो ये बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ साथ में ब्रोकर को एक चीज और होता है कि 4 महीने के अंदर में आपको एक बार पूरी डिटेल सेंड करे। एक्चुअली एनएससी की साइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो एनएससी आपको 4 महीने नहीं, आपको 3 महीने में ही पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करती है। पर हालांकि वो जो डिटेल्स होती है वो 1 महीने डिले होती है, इसलिए मुझे तो उतना यूजफुल लगता नहीं है। फिर भी आप अगर मैच करना चाहिए आपको, आपने कितना बेचा, कितना, आप इसकी सही मिलान बहुत जरूरी होती है। तो डीमैट अकाउंट में आपका जो भी है शेयर्स है उसको सही तरीके से काउंट जरूर करें। अभी क्योंकि कार्वी का प्रॉब्लम आई थी, कार्वी वालों ने विदाउट आपके इन्फॉर्मेशन के आपके शेयर्स वो सेल कर दिए थे और उसका पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया था। काफी लोगों की रिपोर्ट हुई थी, इसलिए कार्वी को बैन किया गया है।
और सेबी ने अभी एक नया रूल इसीलिए कार्वी के जो स्कैम हुआ था उसके बाद से हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी जरूरी नहीं है। आपको कोई कंपनी अगर बोलती है हमें पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए तो आप उसको डिनाइल कर सकते हैं, और आपको पावर ऑफ अटॉर्नी आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्चुअली कंपनी इसलिए यूज करती है कि आपके जो शेयर्स हैं वो जब आप ऑप्शन या कॉल में ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम पे आपका, जब आप वो बहुत लंबी चीज हो जाएगी आपको समझाने में, जो जानते हैं उन लोगों को पता है ऑप्शन और कॉल में ट्रेड करने पे आपका पैसा कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की कंपनी की जरूरत होती है। आप इसको डिनाई भी कर सकते हैं। अभी जो नया रूल है सेबी का, ये आपको जानना जरूरी है। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बैंकिंग फ्रॉड, तो बैंकिंग फ्रॉड अगर होता है तो उसमें आपकी कोई भी लायबिलिटी, जीरो लायबिलिटी है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी जो बैंकिंग फ्रॉड होता है तो उसके लिए कस्टमर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये बिल्कुल नया रूल है, आपको पता होना चाहिए। बहुत से आपको बैंक बिल्कुल मना कर देंगे। अभी रिसेंट ही एक मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ था, उसने किसी थर्ड पार्टी से कुछ परचेजिंग की थी, पर वो उसके अकाउंट से तो पैसा डिडक्ट हो गया था। थर्ड पार्टी ने मना कर दिया, हमारे पास क्रेडिट नहीं हुआ है। जब उसने एसबीआई का ये कांड था, एसबीआई में जब उसने कांटेक्ट किया तो उन्होंने ना तो उसकी कंप्लेन राइज कर रहे थे, ना ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे थे। बोल रहे थे नहीं हमारी तरफ से नहीं है, हमने थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया है। और फिर तकरीबन 9 से 10 महीने बाद जब उसको काफी जगह पे लिखने के कंप्लेन करने के बाद वो 10 महीने बाद पैसा उसका रिटर्न मिला है। हालांकि अगर वो चाहता तो लीगल प्रोसीजर में जा सकता था, पर वो एक्चुअली एप्लीकेशन मेरे ही ऊपर डिपेंड हो गया। मैंने उसका जब पैसा रिफंड करवाया तो तकरीबन 2100 रुपए के आसपास का अमाउंट था, तो वो 8 महीने बाद रिफंड हुआ है। तो इसलिए बैंकिंग फ्रॉड में आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती। हाँ, आपकी बस जो आपका कस्टमर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि जो भी आपके साथ स्कैम हुआ है उसके 3 दिन के अंदर में आपको बैंक को बताना चाहिए। हाँ, यहाँ पे दिक्कत तब आती है कि जब आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करते हो, जैसे अपना कार्ड आपने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया या ओटीपी किसी को बता दिया। जो आजकल आपने आप तो देखा होगा, एक वेब सीरीज आई है जामतारा, उस वेब सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से बताया है किस तरीके से बैंकिंग स्कैम होते हैं। तो आप उस तरीके के वो वेब सीरीज आपको मैं रिकमेंड करूंगा, पक्का देखिए और उस वेब सीरीज से सीखिए कि आपको किस तरीके से अपने सीवीवी ओटीपी नहीं देने हैं और किस तरीके से लोग आपको फंसाते हैं। तो ये थर्ड पार्टी में आपकी जीरो लायबिलिटीज होती है, ये नया रूल है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम को किस तरीके से आप करेंगे, उसके आपके अधिकार क्या है। तो इंश्योरेंस क्लेम जो होता है वो आपको सेक्शन 45 के अंडर में आता है। और अगर आपने पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी है आपकी, अगर पॉलिसी 3 साल तक आपकी रन हो चुकी है तो कंपनी किसी भी हालत में आपको पॉलिसी का क्लेम देने से मना नहीं कर सकती है। और पॉलिसी अगर 3 साल से पहले आप चाहें तो उसको पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकते हैं। कुछ नॉमिनल से कैंसिलेशन चार्ज लगते हैं, और आपको अगर पॉलिसी पसंद नहीं आती तो 3 साल के अंदर में आप पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको लगता है कि किसी आप पॉलिसी में गलत फंस गए हैं तो आपको, वैसे तो 15 दिन का लुकिंग पीरियड होता है, उस लुकिंग पीरियड में अगर आप चाहें तो पॉलिसी को बिल्कुल कैंसिल कर दिए, विदाउट कोई डिडक्शन आपका पैसा अकाउंट में आ जाता है। और दूसरा होता है कि अगर 3 साल तक अगर पॉलिसी आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उसको कैंसिल कर दें। नेक्स्ट होता है कि पॉलिसी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होता है, उसमें एक टर्म एंड कंडीशंस होती है। उन टर्म एंड कंडीशंस में आप गलत इन्फॉर्मेशन कंपनी को ना दें। गलत इन्फॉर्मेशन देने पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि 3 साल पॉलिसी रन होने के बाद आपको कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करे, ऐसा नहीं होता है। अभी नेक्स्ट क्या होती है, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपको भी पता होना चाहिए। आप तो को क्लेम जो हो गया है, सब कुछ आपको मिल रहा है, बैंक की लायबिलिटीज, गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करा रही है, तो आपकी भी कुछ लायबिलिटीज बनती हैं जिसमें कि टैक्स की देनदारी होती है। टैक्स की रकम जो है वो आपका जो टैक्स होता है वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में काम आता है, तो इसलिए टैक्स आप टाइमली भरें। और अगर टाइमली आप टैक्स नहीं पे करते हैं, टैक्स को चोरी करते हैं, तो इस पर हैवी पेनल्टी गवर्नमेंट ने आपकी बार इम्पोज की है। और अभी जो नए टैक्स रूल्स आ रखे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इस बार जो आप टैक्स का ITR भरते हैं उसमें आप पुराने या नए दोनों में से किसी भी रूल से आप भर सकते हैं। अगर इस बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको इसमें वीडियो बना के बताऊंगा। नेक्स्ट होता है कि टाइमली आपको टैक्स पेमेंट करना है। साथ साथ में आपकी और क्या आपके दायित्व हैं, वो दायित्वों में आपकी EMI और प्रीमियम भी आता है। EMI किसकी, आपने अगर कोई क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है या फिर आपके पास कोई होम लोन या पर्सनल लोन चल रहा है तो उसकी EMI आपको टाइमली भरनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि आपने उसको डिफॉल्ट करें।
इसके साथ साथ में प्रीमियम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने पॉलिसी ली है तो पॉलिसी से आप इंश्योरेंस टाइमली अगर उसके ईएमआई भरते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर नहीं भरते हैं तो आप डिफॉल्ट करते हैं और आपकी पॉलिसी के ऊपर उसके बाद जो क्लेम होते हैं वो सारे के सारे क्लेम इनवैलिड हो जाएंगे और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको प्रीमियम और पॉलिसी ईएमआई टाइमली फिल करना चाहिए। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्रेडिट कार्ड। अगर देखिए, सबसे पहले आपको करना ये है कि क्रेडिट कार्ड जैसे जो हैवी आपके ऊपर इम्पोज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको पहले पे करें। अगर हो सकता है, अगर नहीं आपके पास पैसा बन रहा है तो आपको पर्सनल लोन लेकर भी उसको पे करें, पर क्रेडिट कार्ड का जो आपको आउटस्टैंडिंग है उसको पे करना बहुत ही जरूरी होता है। और उसमें एक ऑप्शन आता है मिनिमम तो आपको करना ही है, ताकि आपको क्रेडिट कार्ड वाले आपको डिफॉल्टर घोषित ना करें। आप मिनिमम भी पे करते हैं तो आप डिफॉल्टर नहीं होंगे। और टाइम पे लोन ना चुकाने पे आप एक डेट ट्रैप, ये डेट ट्रैप इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि आपने अपना बजट पूरा बनाया है महीने का और आपके पास कुछ पैसा बचा, उस पैसे को आपने जो आपकी ईएमआई और प्रीमियम नहीं पे करना था उसकी जगह पे किसी दूसरी जगह पे आपने लगा दिया है, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत ये होगी कि जो अब नेक्स्ट मंथ होगा उसमें आपका इस वाले का जो भी देनदारी होगी उसको आपको कवर करना पड़ेगा और आप नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप उस कर्जे को लिए या तो आपको लोन लेना पड़ेगा या फिर आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से चक्कर में ना पड़ते हुए टाइमली सब कुछ करें। ईएमआई के पे अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, तो आपका एक क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर आपका डाउन हो जाता है। तो क्रेडिट स्कोर बहुत ही ज्यादा सिविल जिसको बोलते हैं, सिविल अगर आपका डाउन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत से जो बैंक होते हैं आपको लोन देने से मना भी कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी को लैप्स होने का खतरा अगर प्रीमियम टाइम से नहीं भरते तो ये चीजें बहुत जरूरी है। आपकी ये दायित्व बनते हैं कि आप सभी ईएमआई और प्रीमियम्स को टाइम से भरें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। जैसे देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो अपनी बिल्कुल ना छिपाएं। आप इसमें मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपको होम लोन चाहिए 20 लाख का और आपकी सैलरी आती है 20,000 रुपए, तो कोई भी बैंक आपको 20 लाख का लोन नहीं देगी। तो अगर देगी भी तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम आपको देगी जैसे 25 या 30 साल का, और दूसरा आपके साथ में कोई एप्लीकेंट लेगी। और आप अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके अगर इस तरीके की चीजें लेते हैं तो गलत है। दूसरा, जैसा कि हेल्थ इंश्योरेंस मैंने पहले भी आपको बताया था, हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना है तो आपको जो भी आपकी बीमारी है उसको डिस्क्लोज करना है। अगर आप अपनी डिजीज को डिस्क्लोज नहीं करते हैं उसके बाद आप क्लेम उसी चीज पे राइज करते हैं, और अगर कंपनी को पता चलता है कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आपकी है तो वो उस पर आपका क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। तो इसलिए सही इन्फॉर्मेशन देना भी आपका दायित्व है। अभी पॉलिसी का जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, एक्चुअली होता क्या है, अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो आपको कई कॉल आएंगे, वो समझाएगा कि इस पे टिक कर दीजिए यार, फाइनली आप साइन करके और इसको स्कैन करके भेज दीजिए। आपको ऐसा नहीं करना है, उनके तरीके से नहीं। आप पूरा फॉर्म पढ़ें, उसमें जो चीज मांगी जा रही है उसको आपको, क्योंकि इस जगह पे मिस सेलिंग हो जाती है, आपको वो बोलते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सबमिट कर दीजिए फॉर्म को, और वो उनका एक टारगेट होता है पॉलिसी करवाने का, तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए मिस सेलिंग करते हैं और आप उनके जाल में फंस जाते हैं। हालांकि आप इसके ऊपर आप बोल भी सकते हैं, आप उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, पर फिर भी ये आपको, क्योंकि आप बेवकूफ तो है नहीं, तो इसलिए आपको कोई भी फॉर्म है खुद पढ़े खुद साइन करें। इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा एक भाई है, उसने बैंक में गया, बैंक में उसने अकाउंट खुलवाया। अकाउंट वालों ने जब उसके साथ में फॉर्म दे रहा था, फॉर्म के साथ में एक उन्होंने इंश्योरेंस का भी फॉर्म डाल दिया कि उसके अकाउंट का इंश्योरेंस। जब उसके अकाउंट से 1400 या समथिंग रुपीस कटा तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे पूछा भाई ये देखिए क्या है। जब मैंने इस बारे में बैंक के मैनेजर से बात की तो बैंक मैनेजर ने मुझसे क्लियर कट कहा कि आपका भाई क्या करता है। मैं बोला बीटेक करता है, तो वो ये बोल रहा है बीटेक किए हुए लड़के ने विदाउट पढ़े हुए तो साइन किया नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें होती है जहां पे आपको बहुत ही रिग्रेट फील करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म साइन कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब बैंक वगैरह में आप जाते हैं तो आपको एक मोटी सी बुकलेट दे दी जाती है और आपको लगता है कि इसमें, और आपको बोल देगा यहाँ साइन करो, तो ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा पढ़ने के बाद ही साइन करना है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स को सोच समझकर ही साइन करें। नेक्स्ट होता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन बहुत ही जरूरी चीज है। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कहीं भी इंश्योरेंस या बैंक अकाउंट या पीएफ इस तरीके से कुछ भी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उस जगह पर आपको नॉमिनी रखना बहुत ही जरूरी है। नॉमिनी अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको ट्रबल आएगा। कब? जब आपकी डेथ हो जाती है या फिर आपको नॉमिनी को जब पैसा मिलना होता है उस टाइम पे जब आपने नॉमिनी नहीं रखा है तो बैंक उसको फाइंड करती है।
तो उसका लंबा लीगल प्रोसीजर होता है। ये सिर्फ आपके एक फॉर्म ना भरने की वजह से होता है, इसलिए नॉमिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए इसमें नीचे मैंने जो एक दिया भी है, ये एक चार्टर्ड क्लब है उनकी तरफ से ये बनाया गया था, उसी को मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से बैंक एक आपके फिक्स डिपॉजिट या किस तरीके से नॉमिनी को ट्रांसफर करता है। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है। नॉमिनी आपको, आप किसको बनाएंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नॉमिनी आपको बनाना है, बहुत ही सोच समझकर बनाना है, अपने बहुत करीब मीन्स है कि अगर आप लेडीज है तो अपने हस्बैंड को, आप अगर हस्बैंड है तो अपने वाइफ को नॉमिनी बनाइए। इसके साथ ही अगर आप अनमेरिड है तो अपने माता पिता को भी नॉमिनी बना सकते हैं। तो नॉमिनी आपके परिवार का बहुत ही करीबी सदस्य होना चाहिए। नॉमिनी विल, जब आप वसीयत बनाते हैं तो वसीयत में भी आपको नॉमिनी को सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद वो वसीयत डिस्क्लोज होगी और उस वक्त पे जिसको आपने नॉमिनी डिक्लेयर किया होगा वही उसका वारिस होगा, वो वारिस उसका मालिक होगा। तो मालिकाना हक के लिए नॉमिनेशन भरा जाता है और नॉमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो नॉमिनेशन अगर नहीं होगा तो आपकी टैक्स, ये जो जितनी प्लानिंग है फाइनेंशियल प्लानिंग, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी आपके जाने के बाद। तो नॉमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। देखिए किसी भी तरीके के फाइनेंशियल जब इंस्ट्रूमेंट्स आप बाय करते हैं या फाइनेंशियल प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया है तो उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही आपको अच्छा पैसा मिलता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको फायदे का सौदा होता है। जैसा कि मैंने आपको यूलिप के केस में बताया ही था कि अगर यूलिप खरीदते हैं पहले 2-3 महीने में आपको लगेगा घाटा, 2-3 साल में, बट उसके बाद जब आपको देखेंगे कि आपने अगर यूलिप जैसे प्रोडक्ट को लंबा खींचा है तो आपको समझ में अपने आप ही आ जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में जाए। दूसरा था फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे जरूरी है। किस जगह पे अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो जो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट का अगर आपको भाग करना है तो आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको महीने का बजट बनाना है, बहुत जरूरी, और आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें आपको डिफॉल्ट नहीं करना है। हर हाल में आपको जो पैसा आपने रखा है वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, तभी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है एसआईपी में डिसिप्लिन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एसआईपी किस तरीके से होती है, एसआईपी भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको आरडी भी बोल सकते हैं। तो एसआईपी और आरडी किसमें चलती है? जब आरडी कोई खरीद आप कर रहे हैं तो आरडी आपके बैंक से ऑटो डिडक्ट होती है, एसआईपी भी ऑटो डिडक्ट करवाइए। और आपको ऑटो डिडक्ट होने से फायदा ये होता है कि आपके तनख्वाह जैसे ही आपके वेतन आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है तो एसआईपी जो भी आप डेट फिक्स करेंगे, 1, 2 या 5 या 10, 15 जो भी डेट करेंगे, उस डेट में ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा माइनस हो जाएगा। तो इसलिए एसआईपी में डिसिप्लिन रखना है, उस टाइम पे आपको बैलेंस मेंटेन करना है। एसआईपी से आपको फायदा क्या होता है? एसआईपी आरडी से आपको छोटी छोटी सेविंग्स करने की आदत पड़ती है। आपका 100 रुपए, 1000, 500 रुपए की सेविंग्स आपकी आदत पड़ेगी और मंथली आपका ये पैसा वो जाता रहेगा। दूसरा होता है कि अगर एसआईपी आप करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा होता है। एसआईपी आप सिर्फ ये म्यूचुअल फंड या आरडी ही नहीं है, आप जो पीएफ कटवा रहे हैं वो भी एक तरीके से आपका एसआईपी है, या आरडी या पीएफ कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं, तो वो भी आपका मंथली डिडक्शन होता है। इस तरीके का जो कुछ भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पिछले ही कई वीडियो में बहुत ज्यादा बता चुका हूं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको मजा तभी मिलेगा। अगर आप इधर थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल फिर देखना चाहते हैं तो अगर 1000 की एसआईपी 9% के हिसाब से 10 साल के लिए करते हैं तो आपको 10 साल बाद 1,90,000 रुपए मिल जाएगा। और वहीं अगर आप 10,000 की रेगुलर जो एसआईपी करते हैं 30 साल के लिए तो वहां आपको 18,40,000 रुपए मिलेगा। तो आप देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना अच्छा है। यहाँ टाइम आपको 3 गुना हो रहा है और पैसा आपका तकरीबन 9 गुना हो रहा है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं तो वो उनको अच्छी तरह पता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। अभी नेक्स्ट देखिए क्या आपको करना है। सेविंग्स बहुत जरूरी है। सेविंग्स अगर आप, ये आपका पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको डिसिप्लिन आपको रखना है, बिल्कुल हर हाल में डिसिप्लिन रखना है। और इन्वेस्टमेंट में वो आपको सलमान खान का एक डायलॉग याद रखना चाहिए कि अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर आप किसी की भी नहीं सुनते, या अपने बाप की भी नहीं, तो वो तो अलग चीज हो गया, तो अपने आप की भी नहीं सुनते। तो आपको यहाँ पे भी वही करना है। अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया कि आपको महीने का 5,000 बचाना है तो 5,000 बचाना है हर हाल में। आप अपने बाकी खर्चों में कमी कीजिए, पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप कमिटमेंट जो आपका है उसको कमिटमेंट को डन कीजिए। और एसआईपी होता है, एसआईपी कभी भी आपको रोकनी नहीं चाहिए। आपके पास पैसा हो, अगर नहीं है तो अलग ही बात है, नहीं है तो कोई करेगा ही क्या,
पर अगर आपके पास पैसा है तो यहाँ पर भी आप SIP नहीं रोकेंगे, अपने खर्चे काटेंगे। इनकम को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि आज आपकी सैलरी अगर 10,000 है तो आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी 20,000 होगी तब भी आपने कमिटमेंट कर लिया 5,000 का, तो 5 का नहीं है। आपको परसेंटेज रखना है कि कितना % आपको इन्वेस्ट करना है, वो परसेंटेज आपका बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। इसलिए इनकम के बढ़ने के साथ साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी ही चाहिए। अभी कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसमें आपका होना क्या चाहिए, आपको एक एम बनाना है, एम की पूरी लिस्ट बनानी है। आपको एम क्या है, आपको बच्चों की शादी करनी है, आपको अपनी पढ़ाई के बच्चों की पढ़ाई के ऊपर करना है, या फिर अपनी वोकेशन या अपनी कार या फ्लैट या प्लान, जो भी है आपको पूरा एक गोल बनाइए। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए कि कितना पैसा आपको एक गोल के लिए चाहिए। और उसके बाद आपका एक जो गोल है उस गोल के लिए एक SIP आप कीजिए। जैसे कि आपको घर खरीदना है, घर आपको पता है आपको 10 लाख रुपए में अगर कोई 1 BHK फ्लैट मिल रहा है, तो आप अगर 10,000 रुपए या 50,000 रुपए या 20,000 रुपए महीने का कटवा रहे हैं तो 1 साल में 2 लाख, तो 5 साल में वो आपका 10 लाख कवर होगा। या फिर आपने होम लोन ले लिया है तो होम लोन का उसको कवर करने के लिए पूरी एक रणनीति होनी चाहिए। बच्चे की अगर शादी के लिए आपको 10 लाख रुपया चाहिए उसके मैच्योर होने पे बच्चे को, तो उस टाइम पे आपको कितने की इन्वेस्टमेंट, तो इसीलिए एक SIP एक गोल ये बिल्कुल होना चाहिए। हर गोल को एक नाम दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपको एक योनो ऐप है SBI का, योनो ऐप में आप गोल को सेट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी HDFC ने भी दे रखी है, पर योनो सबसे बेस्ट ऐप है जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आपका गोल और उसके ऊपर आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पूरा आपका तैयारी वो करवा देता है योनो SBI के ऊपर। तो वहां पर आप जाते हैं। रिटायरमेंट, उसके लिए भी आपके लिए पक्का एक SIP होनी चाहिए। जैसे बच्चों की पढ़ाई है उसके लिए एक SIP हो गया, उसको नाम दे दे, शादी को एक SIP, इसी तरीके से जो भी है वो। और ये और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी एक SIP को दूसरे में डाइवर्ट ना करें। ऐसा नहीं है कि बच्चे की शादी के लिए अब 10,000 हर महीने डाल रहे थे और अब मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई के लिए 5,000 डाल रहे थे, तो आपने इधर 10 की जगह 12 कर दी और 5 की जगह 3 कर दी। ऐसा नहीं है, कोई भी SIP को डाइवर्ट नहीं करना है, जो जहां है वैसे ही करना है। अभी पेशेंट बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट में पेशेंट इतना जरूरी चीज होती है कि अगर आपने पेशेंट नहीं है तो आप मार्केट में तो टिक ही नहीं सकते। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर SIP कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो आपको पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस अगर आप रखेंगे तभी आप सक्सेस होंगे, क्योंकि होता क्या है, अप डाउन होता है मार्केट का, उससे आप घबराए नहीं। एक अभी इस टाइम पे बहुत ही अच्छा एक एड भी चल रहा है, टीवी पे आप देख रहे होंगे। 2 कार रन करती हैं जिसमें कि एक डायरेक्ट जाती रहती है जितना भी है, एक आती है बार बार अपनी गोल चेंज, वो अपना इन्वेस्टमेंट को चेंज करती है, लास्ट में जाके उसी जहां पे पहली चल रही थी कार उसी में जाती है। तो ये चीजें अब बहुत ही जरूरी है, आपको अप डाउन से घबराना नहीं है, बहुत ही पेशेंस के साथ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपको नेगेटिव मिलते हैं तो आप निराश ना होइए, उनको लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा फायदा ही होगा। आज तक का जो भी मार्केट का या फिर इन्वेस्टमेंट का जो फंडा है उसमें कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स घाटे में नहीं रहता है। बस आपको जरूरत होती है अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाइड करने की। तो ये बहुत ही जरूरी है। डाइवर्सिफाइड क्या है, आपको जितना ज्यादा आप मतलब सेक्टर्स में, वैसे तो मार्केट के अंदर तो 12 सेक्टर्स फेमस है, जैसे हो गया आपका सीमेंट्स, एग्री हो गया, आपका फार्मा सेक्टर हो गया, IT सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर, इस तरीके से सेक्टर है। हर सेक्टर में कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना है। शॉर्ट टर्म में कुछ घाटा आपको लग सकता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म ले जाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा असर इसका होता नहीं है और मार्केट के अप डाउन से आपको घबराना नहीं है। आशा करता हूं ये पर्सनल फाइनेंस के बारे में जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी वो आपको सब समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके से और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पर्सनल फाइनेंस के बारे में जान सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। इसी नोट पे करता हूँ वीडियो